नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन लेकर हाजिर हूं आपका बेहद पसंदीदा शो खबर दिन भर। खबर दिन भर में तमाम अहम खबरों पर हम डालते हैं विस्तार से नजर। आज कौन कौन सी अहम खबरें हैं जिस पर आज की नजरें रहने वाली हैं, आपको बताते हैं। सबसे पहले दरअसल आज जिन 5 खबरों पर नजर डालेंगे उसमें सबसे पहले बात आजम की रिहाई की करेंगे, क्योंकि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता है, ना रिश्ते, ना फासले, ना ही वादे। जब नाम हो आजम खान का तो तस्वीरें जितनी कहती हैं उतनी ही छुपा ली जाती हैं। 23 महीने की लंबी जेल यात्रा के बाद जब आजम सीतापुर जेल से बाहर आए तो सवालों का तूफान उठा। क्या अब वो सपा से किनारा कर लेंगे? क्या बीएसपी में नई पारी के संकेत हैं? क्या कोई तीसरी चुपचाप रणनीति चल रही है? अखिलेश यादव के मुकदमे वापसी वाले बयान पर भी आजम ने कुछ नहीं कहा, बस हाथ हिलाकर सियासत को इशारा दे दिया। ये चुप्पी खुद में कई जवाब छिपाए बैठी हुई है। आखिर जानकारी आपको देंगे पूरी, बस कुछ देर बने रहिए। क्या कुछ रहा है आज खास आजम खान के लिए? इसके अलावा दूसरी अहम खबर का जिक्र करेंगे, गरबा विवाद का करेंगे। नवरात्र की तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं, लेकिन भोपाल से आए एक आदेश माहौल गर्मा रहा है। गरबा पंडालों में अब पहचान पत्र दिखाना होगा, यह फरमान कलेक्टर ने जारी किया है और सियासत में तूफान आ गया है। बीजेपी से सुरक्षा का फैसला बता रही है तो कांग्रेस इसे त्योहारों में जहर घोलने वाला कदम कह रही है। पहचान, धर्म और गरबा के इस नए घमासान ने समाज को 2 हिस्सों में बांट दिया है। लेकिन भोपाल कलेक्टर के इस आदेश की असली वजह क्या है, पूरी कहानी अब से कुछ देर के बाद हम आपको बताएंगे। इसके अलावा तीसरी अहम खबर का जिक्र करेंगे, शिकंजे में युवराज का करेंगे। दरअसल क्रिकेट की दुनिया के चमकते सितारे युवराज सिंह अब सवालों के घेरे में हैं। कैंसर से जूझकर फिर मैदान पर जीत का जश्न मनाने वाले युवराज अब ईडी के शिकंजे में हैं। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कड़ी पूछताछ की है। मामला अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप का है, जिसके प्रमोशन में युवराज सहित बड़े नाम फंसे हुए हैं। इस पूरे खेल के भीतर की सच्चाई और जांच की गहराई को लेकर पूरी खबर थोड़ी देर में आपके बीच। इसके अलावा आपको एक और अहम खबर दिखाएंगे। चौथी अहम खबर का जिक्र करेंगे, जिक्र जुबिन का करेंगे। अलविदा कह गए हमें उत्तर पूर्व के मशहूर आवाज जुबिन गर्ग अब हमारे बीच नहीं रहे। 19 सितंबर को सिंगापुर में एक दुखद हादसे ने उस आवाज को सूना कर दिया था, जिसे मायाबिनी जैसे गीतों से करोड़ों दिलों को छुआ। 23 सितंबर को गुवाहाटी में राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंतिम यात्रा में हजारों लोग भावुक होकर शामिल हुए। जुबिन गर्ग की मौत की गहराई, उनका दूसरा पोस्टमार्टम, जांच की पूरी कहानी थोड़ी देर में आपके सामने हम पेश करेंगे। इसके अलावा पांचवी अहम खबर का जिक्र करेंगे, जिक्र नेशनल अवार्ड्स का करेंगे। 33 सालों के इंतजार के बाद आखिरकार शाहरुख खान को मिला पहला नेशनल फिल्म अवार्ड, जो उनके संघर्ष और लगन का सबसे बड़ा सम्मान है। साथ ही विक्रांत मैसी को भी बेस्ट एक्टर का खिताब मिला है, जबकि 12वीं फेल बनी है बेस्ट फीचर फिल्म। रानी मुखर्जी और करण जौहर की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी ने भी अवार्ड्स जीते हैं। पूरी खबर के साथ खास समारोह की खास बातें थोड़ी देर में आपको बताएंगे हम। इन 5 अहम खबरों पर डालेंगे नजर। जाते जाते बात पते की आपको बताएंगे। लेकिन जब शुरुआत करेंगे तो राजनीति से करेंगे, क्योंकि राजनीति में ना तो रिश्ते स्थायी होते हैं, ना दूरी, ना दोस्ती हमेशा कायम रहती है, ना दुश्मनी। और जब बात आजम खान की हो तो तस्वीरें हर बार कुछ ना कुछ कहानी कहती हैं। लेकिन आज तस्वीरों ने नहीं, आजम ने खुद जुबान खोली है। 23 महीने की लंबी कैद के बाद 1 दर्जन मुकदमे, सियासी बयानबाजी और सपा के भीतर अजीब सी खामोशी के बीच आजम खान सीतापुर जेल से बाहर आए तो सिर्फ वो नहीं आए, बल्कि पूरा यूपी सियासी तौर पर जाग गया। लोग पूछने लगे कि क्या अब आजम खान का रास्ता सपा से अलग हो जाएगा? क्या वो बीएसपी की ओर आगे बढ़ेंगे? कांग्रेस से कोई गुप्त डील तो नहीं चल रही है? लेकिन आज इस एक बातचीत में आजम खान ने तमाम अटकलों पर पर्दा डाल दिया है, या यूं कह दीजिए पर्दा उठा दिया है। खास बातचीत में जब उनसे पूछा गया कि क्या वो बीएसपी में शामिल होने जा रहे हैं, तो जवाब आया बिल्कुल राजनीतिक, बिल्कुल आजम खान स्टाइल में। जो अटकलें लगा रहे हैं उनसे पूछिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? यानी ना हामी ना इनकार, बस सस्पेंस वही और गहराया जब उनसे पूछा गया कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार आने पर उनके सारे मुकदमे वापस होंगे, उस पर आपका क्या कहना है? जवाब में शब्द नहीं, बस हल्का सा हाथ हिलाकर अजानित इशारा कर दिया गया। क्या ये इशारा सियासी दूरी का है या कुछ और चल रहा है पर्दे के पीछे? इसी बयानबाजी के बीच आजम ने पुराने बयानों को भी याद किया जा रहा है, जब वो कहते थे कि उन्हें तमाम बातों का जिक्र, आजम खान कहते थे कि भाई
वो अपने अखिलेश थे, क्या अब आज़म अपनी सियासी राह खुद तय करेंगे या फिर से अपने पुराने कुनबे में वो लौट जाएंगे। याद रहे सीतापुर जेल से निकलते ही आज़म खान के साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म और अदीब आज़म मौजूद थे और यही परिवार अब उनकी सियासी रणनीति का सबसे बड़ा हिस्सा हो सकता है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि आज़म पहले भी संकेतों में बात करते रहे हैं और इस बार भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है बिना कुछ कहे। क्या आने वाले वक्त में यूपी की सियासत में एक नया मोड़ आने वाला है? क्या मुस्लिम वोट बैंक के बड़े चेहरे के तौर पर आज़म खान अब सपा को अतीत बना देंगे या अखिलेश की चुप्पी और आज़म का इशारा दरअसल एक भीतरी सुलह का हिस्सा है? इस वक्त सवाल ज़्यादा है, जवाब कम है, लेकिन आज़म के इशारे, उनकी चुप्पी और जेल से रिहाई के बाद की ये पहली प्रतिक्रिया बता रही है कि यूपी की राजनीति में तूफान से पहले की ये खामोशी है और इस तूफान में हो सकता है खुद आज़म खान इस तूफान का हिस्सा। क्या कहेंगे, जनता का जो समर्थन भी अभी आपको बहुत प्राप्त हुआ है? उनका बहुत शुक्रिया, सबका बहुत शुक्रिया, बहुत सी दुआएं उनके लिए। सर अभी भी बहुत सारी स्पेकुलेशन चल रहे थे कि बीएसपी ज्वाइन करने के बाद तमाम स्पेकुलेशन चल रहे थे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो वही लोग बताएंगे जो एक्सपेक्टेशन, वो क्या कहा आपने, जो लोग अनुमान लगा रहे हैं वही लोग बता पाएंगे। मैं तो सर अभी अखिलेश यादव ने भी कहा क्योंकि जेल में किसी से मुलाकात नहीं होती थी, फ़ोन करने की भी मुझे इजाज़त नहीं थी, कोई राब्ता हो ही नहीं पाता था किसी से। तो 2 साल ये और 3 साल पहले 5 साल तो मैं बिल्कुल आउट ऑफ टच रहा, जानता ही नहीं बाहर की दुनिया है क्या। काफी कठिन समय आपके साथ, क्योंकि आदरणीय आजम खान साहब समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी और हम लोगों के साथ और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने पर आज से नहीं, न जाने कब से सबसे बड़ी भूमिका उनकी और समाजवादियों की रही है। और आज तो इतना खुशी का ये भी समय है कि जब आज मैं इन लोगों से मिल रहा हूं, जहां एक पुरानी जगह पहुंचे हैं, वहीं पर उन्हें भी आज ही न्याय मिला है और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उनके सभी मुकदमे खत्म होंगे और समाजवादी सरकार बनने पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, उन्होंने न केवल अपने मुकदमे वापस लिए हैं बल्कि डिप्टी सीएम के भी मुकदमे वापस लिए हैं, तमाम भाजपाई नेताओं के मुकदमे वापस लिए हैं। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। आपको गलत झूठे केसों में सरकार ने फंसाया, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जमानत और केसों में राहत दी है। इसके लिए हम कोर्ट का स्वागत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं, हाई कोर्ट का स्वागत करते हैं और उनको पूरा झूठे केसों में सैकड़ों केस लगाए थे। निश्चित देखिए, वैसे तो समाजवादी पार्टी पूरी उनकी मदद कर रही है और करेगी। क्या अब गरबा खेलने से पहले पहचान पत्र दिखाना पड़ेगा? क्या नवरात्र जैसे पवित्र त्योहार भी अब धर्म और सियासत की रेखाओं में बटेंगे? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से उठी एक प्रशासनिक चिंगारी अब सियासी जंगल में आग बन चुकी है। दरअसल भोपाल के कलेक्टर का एक आदेश सामने आया, गरबा पंडालों में प्रवेश से पहले पहचान पत्र अनिवार्य होगा। इतना बड़ा राजनीतिक भूचाल ले आया है, शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा, लेकिन इस आदेश के आते ही राजनीति की जमीन गर्म हो गई है। बीजेपी कह रही है कि यह फैसला संस्कृति की रक्षा के लिए है, वहीं कांग्रेस इसे त्योहारों के बीच नफरत घोलने की कोशिश बता रही है। अब मैदान में उतरे हैं आसिर आरिफ मसूद, जिन्होंने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए अपील की है। तो जवाब में कुछ लोग कह रहे हैं कि मुसलमान जहां जाएं उन्हें जो देखना है वो देखें। एक और पक्ष तो यहां तक कह रहा है कि गंगा जल पीकर हिंदू बनिए, फिर आइए गरबा में खूब आराधना करिए, कोई आपत्ति नहीं। यानी कि गरबा अब सिर्फ नृत्य का नहीं, धर्म की पहचान का सवाल बन गया। गरबा जो अब तक संगीत, आराधना और श्रद्धा का केंद्र था, अब धर्म और राजनीति का अखाड़ा बन गया है। इस पूरी बहस के बीच आम जनता उलझन में है कि अब नवरात्र भी वेरिफिकेशन के बाद मनाए जाएंगे।
क्या देवी मां की आराधना के लिए अब धार्मिक प्रमाण पत्र दिखाना जरूरी होगा? बीजेपी कह रही है कि ये सुरक्षा के लिहाज से जरूरी है ताकि लव जिहाद जैसे मामलों को रोका जा सके। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या ये वही सरकार नहीं है जो हर मंच से सबका साथ सबका विकास का नारा देती है? इस बीच गरबा आयोजकों में भी दो फाड़ हो गए हैं। कुछ आयोजक आदेश का समर्थन कर रहे हैं, वहीं कई पंडालों में अब भी इस आदेश को लागू नहीं किया गया। लेकिन असली सवाल तो ये है कि त्योहारों के बहाने क्या फिर से समाज को बांटने की राजनीति शुरू हो रही है? क्या एक सांस्कृतिक आयोजन को पहचान और मजहब के घेरे में लाकर हम उसके मूल उद्देश्य को खोते जा रहे हैं? और ये सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं है, गरबा गुजरात में भी होता है, महाराष्ट्र में भी होता है। पूरे देश में गरबा पंडालों की निगरानी, पहचान और पहचान के आधार पर प्रवेश की बात शुरू हो गई। ये एक प्रशासनिक फैसला है या राजनीतिक प्रयोगशाला? गरबा में अब डांडिया के साथ सियासी तलवारें भी चलेंगी क्या? और सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आदेश सही या गलत, सवाल ये है कि नवरात्र के 9 दिन अब भक्ति में रहेंगे या बटे। पीकर हिंदू धर्म स्वीकार करते हैं, गरबा में आए, खूब गरबा करें, खूब देवी माँ की आराधना करें, हिंदू बनकर खूब करें, कोई परेशानी नहीं है। और हम अब इस अभियान को और बड़े स्तर पर चलाएंगे, कोई परेशानी नहीं है। बल्कि हम कहेंगे कि अकेला लड़का ही क्यों गरबा में आ रहा है, साथ में बहन को भी लेकर आ, साथ में माँ को भी लेकर आ, भाई को भी लेकर आ, भाभी को भी लेकर आ, अब्बा अब्बी को भी लेकर आ, क्योंकि सबको ही हिंदू बनाना है यार। कब तक तुम दाएं बाएं घूमते रहोगे? चिंता नहीं है। ये मैंने आपसे पहले कहा कि हमेशा अच्छे त्योहारों की, अच्छी चीजों को ये एक विवादित उसमें ले जाकर एक बिना बात के एक मन मुटाव वाली स्थिति करते हैं। जबकि ऐसे समय में हर धर्म, हर समाज का व्यक्ति नवरात्रे के दौरान लोगों की मदद करने, साफ सफाई रखाने में मदद करता है। आरिफ मसूद क्या ये अपील कर रहे हैं कि मुस्लिम न जाएं? मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, मुसलमान जाते क्यों, और जो मुसलमान जाता है उसको जो देखना है वे देख। क्रिकेट का सितारा अब ईडी की नजरों में है। मैदान में बल्ला घुमाने वाले युवराज सिंह अब खुद सवालों के घेरे में हैं। वो खिलाड़ी जिन्होंने कैंसर को हराया, देश को विश्व कप जितवाया, जिनकी हर इनिंग पर करोड़ों फैंस ने तालियां बजाईं, अब वही युवराज सिंह मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश हुए हैं। मामला है एक ऐसे ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप का जो भारत में गैर कानूनी तरीके से चल रहा है। नाम है IXBet। इस प्लेटफॉर्म पर न सिर्फ करोड़ों का अवैध सट्टा खेला गया, बल्कि अब सामने आ रहा है कि बॉलीवुड से लेकर क्रिकेट जगत तक के चर्चित नाम। सूत्रों की माने तो ईडी को शक है कि इन सेलिब्रिटी के प्रमोशन ने ही इस अवैध ऐप की लोकप्रियता को आसमान तक पहुंचाया, जिससे जनता का पैसा डूबा है और सिस्टम को भारी नुकसान हुआ। इसी कड़ी में 23 सितंबर को युवराज सिंह से पूछताछ की गई। उनसे पूछा गया कि उन्होंने इस ऐप के साथ किसके कहने पर डील की, क्या उन्हें इसे गैर कानूनी होने की जानकारी थी, और अब प्रमोशन के बदले उन्हें भुगतान कहां और कैसे मिला। इससे पहले रॉबिन उथप्पा, शिखर धवन, सुरेश रैना से भी पूछताछ हो चुकी है। सभी से यही जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या ये महज एक प्रमोशनल कॉन्ट्रैक्ट था या अंदर कुछ और भी था। क्या ये सिर्फ विज्ञापन था या किसी बड़े खेल का हिस्सा? युवराज सिंह, जिनका नाम भारतीय क्रिकेट इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है, आज इस पूरे मामले में एक सवाल बनकर खड़े हैं। क्या ये सिर्फ मासूम ब्रांड एंडोर्समेंट था या फिर वो अनजाने में एक अवैध नेटवर्क का चेहरा बन गए? सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये IXBet ऐप है क्या, और भारत में इसे बैन क्यों नहीं किया गया? जानकारों की माने तो IXBet एक अंतर्राष्ट्रीय सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म है जो भारत में पूरी तरह से अवैध है, लेकिन VPN, प्रॉक्सी और डिजिटल प्रमोशन के जरिए ये देश भर में फैलाया जा रहा है। अब ईडी इस बात की जांच कर रही है कि इन क्रिकेटर्स और सेलिब्रिटीज को सिर्फ ब्रांड प्रमोशन के लिए इस्तेमाल किया गया या फिर खुद वो इस सट्टेबाजी चैन का हिस्सा है। हर एक पूछताछ, हर एक जवाब अब इस पूरे मामले को एक बड़े घोटाले में तब्दील कर रहा है। अगर ईडी को ठोस लिंक मिलते हैं तो ये मामला आने वाले दिनों में और बड़े नामों को घसीट सकता है। युवराज सिंह इस केस में आना एक खबर नहीं है, ये उस क्रॉस रोड की तरफ इशारा कर रहा है जहां सेलिब्रिटीज, इमेज और कानून के बीच की रेखा धुंधली पड़ जाती है। एक लंबा इंतजार लंबा था, सपना पुराना था, और आज वो पल आ ही गया जिसका इंतजार सिर्फ एक सुपरस्टार ने नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान ने किया था।
33 सालों की मेहनत, पसीना, संघर्ष और स्टारडम के बाद आखिरकार शाहरुख खान को मिला है उनका पहला बेस्ट एक्टर का नेशनल फिल्म अवार्ड। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में जब शाहरुख खान का नाम जवान के लिए बेस्ट एक्टर के तौर पर घोषित हुआ तो ये महज एक अवार्ड नहीं था, ये उस जुनून का ताज था जो दिल्ली के थिएटर से मुंबई की माया नगरी तक पसीने और दर्द के रास्ते आया था। लेकिन ये मंच केवल शाहरुख के नाम नहीं रहा, क्योंकि एक और सितारा जो असल जिंदगी की कहानियों से अपनी पहचान बना रहा था, विक्रांत मैसी को भी फिल्म बारबी फेल के लिए बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। और यहीं से शुरू होता है वो दौर जहां हिंदी सिनेमा में नए और पुराने सितारे एक साथ चमक रहे हैं। विक्रांत की फिल्म को न सिर्फ बेस्ट एक्टर का खिताब मिला, बल्कि बारबी फेल को इस साल की सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का भी अवार्ड मिला है। दूसरी ओर रानी मुखर्जी को मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए बेस्ट एक्ट्रेस घोषित किया गया। एक ऐसी परफॉर्मेंस जिसने दुनिया भर में माओं की पीड़ा को पर्दे पर जीवंत कर दिया। लेकिन अगर बात मनोरंजन की हो तो करण जौहर कैसे पीछे रहते हैं। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी ने बेस्ट पॉपुलर एंटरटेनिंग फिल्म का अवार्ड अपने नाम किया और ढिंढोरा बाजे रे को मिला बेस्ट कोरियोग्राफी का खिताब। करण जौहर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हुए कहा कि अगर प्यार है तो सब है। इस इवेंट में राजनीतिक रंग भी देखने को मिला। मंच पर केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी थी। फिल्म दी केरला स्टोरी के डायरेक्टर सुदीप हुसैन को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिलना और पूरे समारोह में राष्ट्रीय और कला के बीच संतुलन को दिखाने की कोशिश की गई है। ये अवार्ड सेरेमनी सिर्फ नामों की घोषणा नहीं थी, ये उस इंडस्ट्री की कहानी थी जो संघर्ष से शुरू होकर सम्मान तक पहुंचती है। और आज उसी कहानी के सबसे चमकते चैप्टर में लिखा गया शाहरुख खान नेशनल अवार्ड विनर। ये सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं, ये 33 सालों की तपस्या का तिलक है। चलिए अब जाते जाते आज की बात पते की आपको बताते चलते हैं। दरअसल आज की बात पते की है कि कामयाबी किसी रेलवे स्टेशन की तरह है, वहां पहुंचने से पहले कई प्लेटफॉर्म बदलने पड़ते हैं। कामयाबी किसी रेलवे स्टेशन की तरह है, वहां पहुंचने से पहले कई स्टेशंस जो हैं वो पार करने पड़ते हैं, कई प्लेटफॉर्म बदलने पड़ते हैं। पर जो लोग पहले उतर जाते हैं वो मंजिल नहीं बहाने कमाते हैं। इस बात पते के साथ मुझे इजाजत दीजिए। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।